शिक्षा के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी व्यूअर्स का पुनः हार्दिक स्वागत है। सीटेट सॉल्व सीरीज़ के अंतर्गत आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट जनवरी 2012 के पेपर 2 के हिंदी भाषा द्वितीय के शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों यानी पेडागॉजिकल इश्यूज़ के प्रश्नों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपका पहला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है। आपके विकल्प हैं, पहला, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। तीसरा, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। और चौथा, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। तो जो सर्वाधिक उचित उत्तर या कह लें कि विकल्प है आपका, वो है चौथा, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य, बार बार की गई टोका टाकी बच्चे को खामोशी की तरफ ले जाती है। आत्मविश्वास बढ़ता हो, पहला ऑप्शन कतई ऐसा नहीं है। त्रुटियां खत्म हो जाएं टोकने से, वह भी नहीं। कारण को त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। तो ये सब उत्तर जो है आपके उचित नहीं है और ना ही वो प्रश्न में कही गई बात का समर्थन सबल रूप से कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 122, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपके विकल्प हैं, पहला, भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। ठीक। दूसरा विकल्प है आपका, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। तीसरा, भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। चौथा, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना कौशल महत्वपूर्ण है। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है आपके लिए वो ये है, ये प्रश्न कई बार आया है, रिपीट हुआ है इसके पहले भी, और आगे के भी प्रश्न पत्रों में आप देखेंगे तो ये चीज़ आएगी। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात आपके लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह यह है कि भाषा कौशलों के बारे में कोई क्रमबद्धता नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसा कि आपका दूसरा विकल्प कह रहा है। तो क्रमबद्धता यानी सुनने के बाद बोलना, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा, ऐसा क्रम निश्चित क्रम नहीं है। हो सकता है पढ़ने से पहले बच्चा लिखना सीख जाए, पढ़ना उसको ना उतना अच्छे से आ रहा हो और लिखने के बाद उसको पढ़ना आए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्रमबद्धता है। तो पहली बात ये। दूसरा, कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी आपका पहला विकल्प कि आप सुनने या बोलने को आप महत्वपूर्ण मान लें, या चौथे विकल्प में आप चले जाएं तो केवल पढ़ना लिखना ही महत्वपूर्ण है। क्यों? बाकी के दोनों कौशल फिर क्या होंगे, वो कम महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, दोनों बातें। और तीसरी बात जिसके ऊपर आपको जाना है जिस विकल्प पर, वो होगा आपका तीसरा विकल्प। यानी यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये चारों जो भाषाई कौशल है वो अंतः संबंधित है। ठीक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आंतरिक रूप से, एक दूसरे को कह लीजिए बढ़ावा देते हैं, ये आधार का कार्य करते हैं उनके लिए, और या सरल शब्दों में कहें तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रश्न पर आप परीक्षा में ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123, भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना, इससे क्या होगा। आपका विकल्प पहला, बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा हुआ है। दूसरा, गायन को महत्व देता है। तीसरा, परंपरा का निर्वाह करना है, यानी लोकगीतों को स्थान देना परंपरा का निर्वाह है। चौथा, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। तो देखिए, लोकगीतों को स्थान देने के संदर्भ में जो आपका चौथा विकल्प है ये सबसे उचित है कि भारतीय संस्कृत की जो विशेषताएं हैं इससे बच्चे परिचित होते हैं लोकगीतों के माध्यम से, आम जनमानस में जो गीत गाए जाते हैं गांव इत्यादि में, वहाँ पर। तो बाकी जो आंसर हैं वो कहीं ना कहीं या तो एकांगी हैं या एक पक्ष की ओर झुके हुए हैं।
ठीक है, वो बैलेंस्ड नहीं है आपके विकल्प। जैसे पहला संगीत केवल सिखाने से जुड़ा हुआ है, क्यों? सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या बच्चे परिचित नहीं होते? केवल संगीत ही सीखते हैं। गायन को महत्व देता है, दूसरा विकल्प आपका। और तीसरा परंपरा का निर्वाह करने जैसा है, तो ये नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? यानी अनिवार्य रूप से, कंपलसरी है। आइए देखते हैं किसमें। पहला विकल्प एकांकी, दूसरा जीवनी, तीसरा आत्मकथा और चौथा निबंध। तो देखिए ये प्रश्न भी रिपीटेड है। जब आप प्लेलिस्ट में देखेंगे हिंदी पेडोलॉजी की प्लेलिस्ट, तो उसमें ये कई बार आपको पीछे भी आया हुआ मिलेगा ये प्रश्न। तो इसका जो उचित उत्तर है वो है आपका पहला एकांकी। एकांकी में सस्वर पठन किया जाता है। बाकी ये जीवनी, आत्मकथा और निबंध, इन तीनों में मौन वाचन ठीक। कहने का तात्पर्य इन तीनों में मौन वाचन, चाहे आप सस्वर पठन भी करें, वाचन करें, ठीक है। सस्वर आप पढ़ना चाहते हैं उसको सस्वर पढ़िए, मौन वाचन करना चाहते हैं इन तीनों का, जीवनी, आत्मकथा और निबंध का, वो भी करिए आप। लेकिन एकांकी के पक्ष में जो है ये अनिवार्य है, ठीक, चूँकि ये वन एक्ट प्ले है, एक नाट्य रूपांतर है ये एकांकी। और जब तक इसमें कोई डायलॉग बोला नहीं जाएगा, हम उसका वाचन नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन दोनों में सस्वर पठन या वाचन कह लीजिए, ठीक है। तो इन तीनों में दोनों की स्थिति बन सकती है, लेकिन एकांकी के लिए अनिवार्य है सस्वर पठन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 125, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, इससे क्या होता है? आपके विकल्प है, पहला केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, ये भी विकल्प ठीक नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, नहीं भाई, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारा मौखिक कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों भाषाई कौशलों का विकास करना, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, बिल्कुल। मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग है वह भाषिक अभिव्यक्ति को, जब आप अपनी बातचीत में प्रयोग करते हैं लोकोक्तियों, मुहावरों का, तो काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है वो बातचीत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 126, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम, यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात चल रही है यहाँ पर। तो भाषा का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है, किस बात पर देता है? आपके विकल्प हैं, पहला समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं, ये कहता है निर्माणकारी उपागम, तो नहीं, ऐसी बात नहीं करता वो, कंठस्थीकरण जैसी बात नहीं होती वहाँ। बच्चों के तीसरा विकल्प, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के किसी विशेष बल की बात शुद्धता पर नहीं करता। चौथा, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है, नहीं। चौथे विकल्प की भी पुष्टि नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब एक बच्चे को देखिए आप, घर में वो बातचीत करता है, छोटे या बड़े वाक्य धीरे धीरे बोलने लगता है, कौन सा व्याकरण का नियम उसे सिखाया गया? ठीक है। तो शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार केवल व्याकरण, तो ये जो है एक पक्षीय उत्तर हो जाएगा या विकल्प हो जाएगा, जो झुका हुआ है, व्याकरण का बहुत पुरजोर समर्थन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपका जो ये पहला विकल्प है वो सही है कि समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार, जो समाज में लोग बातचीत करते रहते हैं, उसका बच्चा अवलोकन करता रहता है और उस आधार पर अपने कुछ नियम वो स्वयं के बना लेता है, और इन्हीं बनाए हुए अपने नियमों या भाषा के नियमों के साथ वो विद्यालय में आपके पहली बार जब प्रवेश करता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसी नियम के साथ वह आता है।
ठीक है, बाद में जिसमें परिष्कार होता है विद्यालय के माध्यम से अधिगम के दौरान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 127, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, पहला, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, ठीक बात है। दूसरा, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है, ठीक है। तीसरा, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। चौथा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये होगा आपका तीसरा, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही नहीं जाना जा सकता, ठीक है। क्योंकि भाषाई व्यवहार जो है वो व्याकरण के नियमों की जानकारी के अभाव में भी देखा जाता है जब बच्चे कर रहे होते हैं शुरुआती दौर में। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, बच्चे को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया किसे कहते हैं ये पता नहीं है, लेकिन वो कहता है पापा तुम जाओ, ठीक, यानी पापा इस संज्ञा से वो परिचित है। और देखिए, जहाँ तक इस वाक्य में बोले गए क्रम की बात है तो वह भी पहले पापा बोलता है, ये नहीं तुम जाओ, ठीक। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि नियमबद्ध व्यवस्था जो है वह केवल व्याकरण के माध्यम से आ जाए, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 128, पाठ्यवस्तु का भावपूर्ण पठन क्या करता है? आपके ऑप्शन है, पहला, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। दूसरा, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। तीसरा, अर्थ को समझने में मदद करता है। और चौथा, केवल कविताओं पर ही लागू होता है। तो देखिए, पाठ्यवस्तु का जो भावपूर्ण पठन है वह जो है आपका तीसरा विकल्प सही है कि अर्थ को समझने में मदद करता है। अब जब आप किसी पाठ को, मान लीजिए कविता पाठ है, आप उसका भावपूर्ण पठन करें तो वो अर्थ की गहराई में जानने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 129, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि, आपके ऑप्शन, पहला, बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। दूसरा, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। तीसरा, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ठीक बात है। चौथा, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। देखिए, बाध्यता संबंधी जो बातें हैं वो तो बिल्कुल सरसरी तौर पर आप खारिज कीजिए, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में आप देखें तो इस तरह के जब स्किल डेवलपमेंट की बात होगी, पढ़ने की कुशलता इत्यादि की बात, तो वहाँ बाध्यता जैसी विषय जो है वो नहीं आएंगे, तो इन्हें खारिज कीजिए। और इन दोनों में आप देखेंगे तो सबसे उचित विकल्प जो आपका बनेगा वो तीसरा बनेगा कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ठीक है, पढ़ने की कुशलता के संदर्भ में। और पहला उतना प्रभावी नहीं होगा, पहला विकल्प, कि बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के निर्देश भर केवल आप दे दें, ठीक है, तो ये प्रभावी नहीं है, इसलिए ये खारिज हो जाएगा पहला विकल्प। आगे बढ़ते हैं। पठित, प्रश्न संख्या 130, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, ठीक, कोई अंश जो पढ़ा जा चुका है, पाठ पढ़ा जा चुका है, उस पर आप प्रश्न का निर्माण करवा रहे हैं एक शिक्षक के रूप में। तो आपके विकल्प हैं, पहला, बच्चों की ऊर्जा और समय व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है, तो ऐसा नहीं है। बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, हाँ ठीक बात है। तीसरा, प्रश्न पत्र बनवाने में आसानी होती है, देखिए एक पक्षीय और सतही बिल्कुल विकल्प है ये। चौथा, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। तो आपका जो दूसरा विकल्प है ये सर्वाधिक उचित विकल्प है कि जब पठित अंश पर बच्चे अपने प्रश्न जो है स्वयं बनाएं तो इससे उनकी ये इस बात का आकलन हो जाता है कि वास्तव में उन्होंने चीज़ों को समझकर
पढ़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131 131, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये एक स्टेटमेंट है और इसी के साथ ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। चॉम्स्की यहाँ लिखा भी हुआ है यहाँ, और मैं लिख देता हूँ। चॉम्स्की जो है इसके प्रवर्तक हैं। वो कहते हैं कि भाषा जो है भाषा सीखने की बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। तो इनकी पहले पूर्व में चर्चा की जा चुकी है और उसके बाद इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट भी नए दिए, जैसे एलईडी दिया इन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन एक डिवाइस इन्होंने कहा है कि ब्रेन में होती है, काल्पनिक एक डिवाइस, और उसी संदर्भ में इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर यूजी की बात की है। तो इनकी चर्चा पहले भी थोड़ा संक्षेप रूप में की जा चुकी है प्रश्न पत्रों को हल करने के दौरान, और आगे किसी दिन हम जो है जब एक अलग से इस वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर पर, तो वहाँ चॉम्स्की के बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल प्रश्न पर चलते हैं अपने। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, अतः आपके ऑप्शन है पहला, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इनके कहने का मतलब जन्मजात क्षमता है तो काहे आप भाषा शिक्षण का कार्य करेंगे, तो ऐसा थोड़े होगा। तो इस तरह के विकल्प बना दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती के मतलब ठूस दिए जाते हैं कह लीजिए। तीसरा, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए, घर पर ही, तो एक पक्षीय झुकाव यहाँ भी है। चौथा विकल्प है कि इनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। नहीं, भाषाई नियम पर जोर नहीं होता है, भाषा के प्रयोग पर जोर होता है, ठीक है, अपेक्षाकृत। तो इस तरह से जो हमारा सबसे उचित विकल्प होगा वो होगा पहला, कि बच्चों को भाषा सीखने के समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराया जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 132, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब क्या होगा। आपके विकल्प हैं, पहला, भाषा की पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। दूसरा, भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। तीसरा, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं। और चौथा, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। हाँ बिल्कुल, यही सबसे उचित उत्तर है आपका, कि तभी भाषा सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाएगी जब ये स्थिति होगी, यानी भाषा प्रयोग की दक्षता हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा। ठीक है, अधिकाधिक प्रयोग भाषा का और उसमें दक्ष होना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 133, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी। आपके ऑप्शन है, पहला, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, तो नहीं, आप इग्नोर नहीं करेंगे इस तरह से बच्चे को, ये विकल्प नहीं होगा। दूसरा, रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है, ठीक है। तीसरा, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, ठीक बात है। चौथा, उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। तो आपका उचित उत्तर जो है तीसरा हो जाएगा, कि मान लीजिए वो चापाकल बोलती है और चूँकि वो जिस परिवार या परिवेश से आई है वहाँ उसको चापाकल ही बोला जाता है हैंडपंप को, तो हो सकता है कुछ बच्चे जो है उसके साथ जो है उपहास करें उस पर। तो आप ये समझाएंगे बच्चों को, बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक उचित उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 134, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, नाटक शिक्षण का आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात आपको खोजनी है। मेरा एक सुझाव है कि आप जब भी पेपर को सॉल्व करें, चाहे किसी प्रैक्टिस सेट को करें
या फिर आप एग्ज़ाम के दौरान भी अगर चाहें तो कोई पेंसिल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे मार्क करते चलिए कि कहाँ पता करना है नाटक शिक्षण में, क्या करना है सतत व्यापक मूल्यांकन और किस बात की खोज करनी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय की। तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं जब वो उनको आप अंडरलाइन कर देते हैं तब। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला विकल्प पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। दूसरा लिखित परीक्षा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तीसरा मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना और चौथा पढ़े गए नाटक का मंचन। जी हाँ, बिल्कुल। जो नाटक पढ़ा गया है उसका मंचन यदि आप करवाते हैं, ठीक है, तो उससे जो है नाटक शिक्षण में आप सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है सर्वाधिक अच्छे रूप में करेंगे। तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। ठीक है, देखिए अब त्रुटियों पर ही इसी प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न आ गए। ठीक, तो इस दृष्टि से त्रुटियां जो है महत्वपूर्ण है प्रश्न के रूप में। कई बार जो है एक प्रश्न मोस्टली जो है 1 साल छोड़ करके गैप दे करके दूसरे साल तो आ ही जाता है। ये देखा जा रहा है अभी फ़िलहाल जितना हम लोगों ने सॉल्व किया है त्रुटियों से। पहला विकल्प है बच्चे शिक्षक और पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं का संकेतक है क्या त्रुटियां। और दूसरा भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। तीसरा भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। और चौथा सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। तो देखिए सबसे उचित उत्तर आपका तीसरा विकल्प बन रहा है कि जो त्रुटियां हैं वो भाषाई समझ बनाने के दौरान या भाषा सीखने की प्रक्रिया के दौरान का एक स्वाभाविक हिस्सा है या पड़ाव है, स्वाभाविक पड़ाव है या उसका हिस्सा है कह लीजिए या पार्ट है। ठीक, तो तीसरा विकल्प इसका सबसे उचित उत्तर है। तो इस तरह से आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।